अस्सलाम वालेकुम सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं बहर असवद के उस पार किस नंबर 16। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। अगली सुबह शिराज की सेहत बहुत बेहतर थी। सूफिया और कप्तान अल्फांसो की तीमारदारी ने उसकी बीमारी को बढ़ने न दिया था। आज वो चल फिर सकता था और ये सोच कर के वो चल फिर सकता है वो परेशान हो गया, क्योंकि सेहतयाब होने के बाद उसका यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं था, जबकि वो सूफिया से अलग न होना चाहता था। सूफिया ने एक ही दिन और रात में शिराज के दिल को छू लिया था। अब शिराज उस परिजमाल हसीन मुसव्विरा के साथ गुजरे लम्हात को अपनी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हात शुमार कर रहा था। शिराज सुबह ही सुबह अपने बिस्तर से निकलकर बाहर सेन में आ बैठा। कप्तान अल्फांसो अपनी मामूल की कसरत करने के लिए बाहर गया हुआ था। शिराज को उदास बैठा देखकर सूफिया ने कदरे हैरत से दरियाफ्त किया, क्या बात है, आप परेशान लगते हैं, लगता है किसी चीज़ से खौफजदा है। सूफिया ने अपने रेशम जैसे हाथों से शिराज का हाथ थाम लिया और नरमी से दबाते हुए कहा तो शिराज की सारी कल्फत दूर हो गई। उसने सच बोलते हुए जवाब दिया, सच तो यह है कि मैं अपने सेहतयाब होने पर परेशान हूँ। मैं अभी आपकी कुर्बत में मज़ीद वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन अफसोस कि ऐसा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। कुदरती तौर पर मेरे हालात ऐसे हो गए कि न चाहते हुए भी मुझे बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब आपसे मिला तो ऐसा लगा मैं अपनी मंजिल पर आ पहुँचा हूँ, लेकिन ये भी एक फ़रेब से ज़्यादा कुछ नहीं। मुझे जाना होगा और यही बात सोचकर मैं परेशान हूँ। शिराज ने अपनी परेशानी की वजह सच सच बता दी। सूफिया का चेहरा गुलनार हो गया, लेकिन फिर फ़ौरन शिराज के जाने की खबर सुनकर वो उदास होने लगी। आप अभी से जाने की बात करते हैं? अभी तो आपकी सेहत भी बहाल नहीं हुई। और फिर न जाने सूफिया क्या कहना चाहती थी कि एकदम खामोश हो गई। शिराज ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, कुछ देर तक उसके बोलने का इंतज़ार करता रहा, फिर कहने लगा, और फिर इससे आगे आप खामोश हो गई। आप कुछ कहना चाहती थी, बोलिए ना। कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। ये क्या बात हुई? अभी आप कुछ कहने जा रही थी, लेकिन न जाने आपको क्या हुआ कि आप यकलत खामोश हो गई। बोलिए ना। मैं ये पूछना चाहती थी कि आप क्यों परेशान हैं। मेरा मतलब है कि आपको क्या परेशानी लाहिक है। आपने आज तक अपना नाम भी नहीं बताया। आप ज़ख्मी कैसे हुए? आपके घुटने बुरी तरह छिले हुए हैं। आपको क्या दुख है? मैं आपके गम में बराबर की शरीक होना चाहती हूँ, लेकिन ये सोच कर के बात करने से डरती हूँ कि अगर आपने अपनी कहानी में शामिल करने से इनकार कर दिया तो। सूफिया दोबारा कुछ कहते कहते रुक गई, लेकिन इस मर्तबा शिराज उसका मुद्दा समझ चुका था। वो दिल में खुद को बहुत बुरा भला कह रहा था, जिसने इतने अच्छे लोगों से अब तक इसकी असलियत को छुपा रखी थी। उसे अपने रवैये पर अफसोस हुआ और उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ हो जाए वो कप्तान अल्फांसो और सूफिया को अपनी कहानी में ज़रूर शामिल करेगा। उसने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ और गुज़श्ता शब से मौका की तलाश कर रहा था कि आप लोगों को अपनी हकीकत बता दूँ, वरना मुझे मेरे ज़मीर के कुचोके ही मार डालेंगे। लेकिन मैं अपने तमाम हालात पूरी तफसील के साथ कप्तान साहिब के सामने आपको सुनाऊंगा। मैं खुद अपने मन का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। इतना कहते हुए शिराज की आंखों में मोहब्बत और वारफ्तगी की लहर मचलने लगी। उसके चेहरे पर खुलूस और सच्चाई के जज्बात की झलक वाज़ेह तौर पर सूफिया को दिखाई दी। शिराज ने फिर कहा, लेकिन एक बात तो बताइए, उस वक्त आपको ये कैसे पता चल गया था कि मेरा नाम अली पाशा नहीं है और मैं इस्तांबुल का रहने वाला नहीं? अब सूफिया के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। उसने अपनी लंबी लंबी पलकें पटपटाते हुए कहा, चलिए मैं आपको अपनी तस्वीरें दिखाती हूँ। शिराज हैरान था कि सूफिया ने उसे उसके सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया, लेकिन वो ज़ुबान से कुछ न बोला, चुपचाप सूफिया के साथ चल दिया। सूफिया उसे लेकर अपने मकान के बड़े कमरे में आई। ये कमरा मेहमान खाने के तौर पर सजाया गया था। शिराज तो ज़ख्मी हालत में यहाँ आया था, इसलिए अभी तक वो इस घर का मेहमान खाना नहीं देख पाया था। कमरे की चारों दीवारें अला दर्जे की तस्वीरी फनपारों से आरास्ता थी। तमाम तस्वीरों में एक ही उधेड़ उम्र शख्स के मुख्तलिफ अंदाज को दिखाया गया था। ये शख्स कप्तान अल्फांसो था। तमाम तस्वीरें अल्फांसो की थीं। कहीं इस बुद्धबार और बावकार शख्स को मंदिर में इबादत करते दिखाया गया था, कहीं कलीसा और मस्जिद में। ये बड़ी अजीब तस्वीरें थीं। ये तस्वीरें इन दोनों बाप बेटी की नज़रियात का मजबूआ थी। कप्तान अल्फांसो किसी जंग में लड़ता हुआ दिखाया गया था और किसी तस्वीर में घुड़सवारी करता हुआ। एक तस्वीर में हुसैन कोपराली को दिखाया गया था। कप्तान अल्फांसो हुसैन कोपराली के शाना बशाना चलता हुआ नजर आ रहा था। शिराज ने एक एक तस्वीर को बड़ी दिलचस्पी से देखना शुरू कर दिया और वो सूफिया के फन की गहराइयों में खो गया। कप्तान अल्फांसो के चेहरे के तासुरात इसने बुरे से इस तरह निखार कर निकाले थे कि बेइख्तियार शिराज की जुबान पर दादो तहसीन के कलिमात आ गए। शिराज ने बड़बड़ाते हुए सूफिया को खराज तहसीन पेश किया। वो फन की बारीकियों में ऐसा डूबा कि उसे सब कुछ भूल गया। फिर यकदम वो जैसे नींद से बेदार हो गया। सूफिया की सुरीली आवाज़ उसके कानों में अमृत घोल दिया था। ये सब बाबा की तस्वीरें हैं। मुझे अपने बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन तस्वीरों में कोई एक तस्वीर भी ऐसी नहीं जिसे बनाने के लिए मैंने बाबा से कहा हो वो मेरे सामने बैठे
मैं उनका मिजाज इस कदर समझती हूँ कि उनके किसी भी अंदाज को अच्छी सी तस्वीर के पैराए में बयान कर सकती हूँ। मैंने बचपन में सिर्फ एक ही मर्द को देखा है और वो है मेरे बाबा। अपने बाबा का चेहरा पढ़ते पढ़ते एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तो हर किसी का चेहरा पढ़ सकती हूँ। उस दिन जब आपने अपना नाम गलत बताया तो मैं आपके अंदाज़े तखातुब से ही जान लिया था कि आप अपना नाम दुरुस्त नहीं बता रहे, और ये जानना कि आप इस्तांबुल के रहने वाले नहीं हैं तो किसी लिए भी मुश्किल नहीं, क्योंकि आपकी ज़ुबान अहले इस्तांबुल से कदर मुख्तलिफ है। सूफिया ने बड़ी तफसीर के साथ शिराज को उसके सवाल का जवाब दिया जो उसने बाहिर सेन में सूफिया से किया था। वो सूफिया की जानिब पलटा। बहुत खूब, आपकी ये सलाहियत मुनफरिद है। सूफिया सच पूछिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं जो आपके फ़न की खूबियों का अहाता कर सकें। आप वाकई बाकमाल मुसव्वरा हैं। आपके रंगों का इस्तेमाल यकीन करें फितरत अगर दुनिया को बनाने से पहले इस रंग में आमेज़ी के लिए आपकी खिदमत हासिल कर लेती तो दुनिया इस कदर भयानक और बदसूरत ना होती। शिराज ने जज्बात से लबरेज देने में कहा, न जाने उसकी आंखों में चमकने वाली क्या चीज़ थी। उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। सूफिया, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। आपको मुझे अपने घर का पता नहीं देना चाहिए था। मैं आपको किसी तकलीफ में देखने की हिम्मत नहीं रखता। शिराज ने सूफिया की तरफ पीट करके न जाते हुए भी असल बात क्या डाली। अब शिराज को नतीजे का इंतजार था। इसी असना में सूफिया ने कहा, मेरी तरफ देखिए, आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। सूफिया ने कुछ ऐसे लहजे में कहा कि शिराज तड़प कर इसकी जानिब मुतवज्जो हो गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बताने ही वाला था। मेरा नाम शिराज है, अहमद शिराज। मैं मकदूनिया का रहने वाला हूँ। शिराज के अंदाज पर सूफिया खिलखिलाकर हंसती। देखा, मैंने कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि आप ज़्यादा दिन तक मुझसे अपना नाम नहीं छुपा पाएंगे। बताइए, आखिर आपको अपना असली नाम बताना ही पड़ गया। हाँ, बेशक आपकी बात दुरुस्त है, शिराज ने मुख्तसर से जवाब दिया। इसी असना में सूफिया ने एक बात ऐसी बात कह दी कि शिराज के पैरों से ज़मीन निकल गई। उसने कहा, शिराज, मुझे मालूम है कि आप मफरूर हैं, कानून से भाग रहे हैं। सच सच बताइए कि ऐसा नहीं है। शिराज की हालत अजीब थी। उस बात से कुछ न बोला, बस फटी फटी नज़रों से सूफिया की जानिब देखता रहा। सूफिया कह रही थी, शिराज को ऐसा वैसा ख्याल मत लाइए दिल में। मैं सिर्फ क्याफे कायम किए हैं। आपकी पिंडलियों घुटनों का जख्म देखकर तो कोई भी इसके अंदाजे लगा सकता है। शिराज नम खुद खड़ा उसे देख रहा था। इसी लम्हे सूफिया ने फिर कहा, लेकिन घबराइए मत। आपके चेहरे पर इतना मोटा मोटा लिखा हुआ कि आप हक पर हैं। आपकी फितरत में बुराई नहीं, और ये कि आप बेगुनाह हैं। सूफिया के चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी, जबकि शिराज शशतर खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। यकायक शिराज ने कहा, जो कुछ भी हो, बहरहाल आप गैर मामूली छठी हिस्स की मालिक हैं। मुझे तो आपसे डर लगने लगा है। शिराज ने अपने बदन को ढीला छोड़ते हुए कहा और पास रखे मूड़े पर बैठ गया। अरे, मैं अब इतनी भी बदसूरत नहीं हूं कि आप मुझसे डरने लगे। सूफिया ने मजाक किया। शिराज हंस दिया, फिर बोला, कप्तान साहिब रोज इतनी देर के लिए वर्जिश करने जाते हैं क्या? बाबा इस वक्त योगा करते हैं, आते ही होंगे। क्यों, क्या आप मुझसे सच में डरने लगे हैं? सूफिया के चेहरे पर शरारत अमेज मुस्कुराहट खिली हुई थी। शिराज भी मुस्कुरा दिया। सूफिया, जब आपको मालूम है कि मैं मफरूर मुजरिम हूँ तो आपने मुझे पनाह देकर अपने लिए मुसीबत क्यों मोल ली? हमने कोई मुसीबत मोल नहीं ली। आप बासलाहियत नौजवान हैं और इस सलाहियत कश मुआशरे में बेगुनाह किसी चक्कर में फंसा दिए गए हैं। हमने आपको पनाह देकर नेकी की है। हमारा ज़मीर मुतमईन है। इसी असना में कप्तान अल्फांसो छड़ी लहराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। शिराज उसके एहतराम में उठ खड़ा हुआ। सूफिया भी उठ खड़ी हुई। कप्तान अल्फांसो का कद 6 फीट से कम नहीं था। वो सीना तान और गर्दन उठाकर चलता था। कप्तान की बड़ी बड़ी आंखों में उकाबी चमक थी। उसके सर के तमाम बाल सलामत थे और बर्फ की तरह सफ़ेद थे, लेकिन उसकी चाल में जवानों जैसी मुस्तैदी थी। बड़े बड़े मजबूत हाथ और लंबी लंबी उंगली इस बात का सबूत थी कि वो एक मायना सिपाही रहा है। हालांकि कप्तान अल्फांसो इस वक्त तक जिंदगी की 60 बहारें देख चुका था। शिराज बेटा, अब कैसी तबीयत है? सूफिया ने तो बातें कर करके तुम्हारा जहन थका दिया होगा। अभी तुम्हें मज़ीद आराम की ज़रूरत है। जी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी दवाओं ने जादुई असर दिखाया। अब मुझे दर्द भी नहीं होता। मुझे लगता है मैं मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुका हूँ। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह आप जैसा मसीहा हर किसी को दे। सूफिया और कप्तान अल्फांसो अब खुशी से मुस्कुरा रहे थे। बैठो, तुम लोग बैठो, मैं भी आता हूँ, फिर बैठकर बातें करते हैं। शिराज और सूफिया बैठ गए। शिराज के चेहरे पर बशाशत थी। वो वाकई बेहद खुश था, लेकिन उसके दिल में एक ही फिक्र थी कि सिकंदर पाशा का क्या बना होगा। उसे कल से किसी की बात की कोई खबर नहीं थी। शाही दस्ते के सिपाहियों ने बताया था कि उन्होंने एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है। क्या वो सिकंदर पाशा की बात कर रहे थे? शिराज के दिल में सिर्फ सिकंदर पाशा से मुतल्लिक बेहद परेशानी थी, क्योंकि अगर सुल्तानी दस्ते ने सिकंदर को सरदार डुगासा के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था तो फिर सिकंदर को सज़ा मौत मिलना नागुज़ीर थी। और यही बात शिराज के दिल में तराजू की तरह खुबी हुई थी। सूफिया भी कमरे से बाहर जा चुकी थी। वो सुबह का खाना चुनने गई थी।
اس کے बाबा सुबह के सैर से लौट आए थे और ये उनके खाने का वक्त था। कुछ देर बाद वो तीनों यूरोपियन तर्ज के दस्तरखान यानी मेज़ और कुर्सी पर बैठकर खाना खाने में मसरूफ़ थे। शिराज ने कल से कुछ नहीं खाया था। गुज़श्ता शब बीमारी की वजह से वो कुछ नहीं खा सका था और सिर्फ दूध पीकर सो रहा था, लेकिन अब नाश्ते की मेज़ पर भुनी हुई मछली को देखकर उसकी भूख चमक उठी। उसने सूफे की तरफ देखते हुए कहा, अब मालूम नहीं आपने मछली लजीज अंदाज में बनाई है या मुझे भूख ज़्यादा लगी है, बहरहाल खाना बहुत मज़ेदार है। सूफे का चेहरा खुशी से खिल उठा। कप्तान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट रेंग रही थी। हमें भूख होती है तभी हम किसी खाने की चीज़ को लजीज कहते हैं। अगर भूख ना हो तो उम्दा कबाब भी अच्छे नहीं लगते। तुम्हें भूख बहुत लगी होगी इसलिए खाना तुम्हें लजीज लग रहा है। सूफिया ने मसनूई गुस्से से अपने बाबा की जानिब देखा। क्यों बाबा, क्या मैं खाना कम मज़ेदार बनाती हूँ? कप्तान खिलखिलाकर हंस दिया। नहीं बेटी, खाना तो बहुत मज़ेदार है, मैं तो वैसे ही मजाक में कह रहा था। तुम तारीफ सुनकर इतनी खुश होती हो तो एक बार फिर कह देता हूँ कि खाना बहुत लजीज है बस। सूफिया झेप गई, लेकिन शिराज ने फ़ौरन उसका दिफा किया। कप्तान साहिब, तारीफ सुनना तो उलूहियाती अमल है। खुदा भी अपनी तारीफ सुनकर खुश होता है। उसने ये सारी कायनात इसीलिए तो बनाई है कि वो खुद को देख सके। ज़ाहिर खुद को वो इंसानों की आंखों ही से देखता है। हम इस वक्त इंतहाई सलीके से बैठे खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हम इंसान हैं। हमने अपना माजी भुला दिया है और अब इंसान बनने के बाद हमने नए तौर तरीके सीख लिए हैं। वो खसलतें जो इंसान का खासा है इख्तियार करते हुए खुश होना चाहिए, ना कि गमज़दा। कप्तान ने शिराज की बात ख़त्म होने पर कहा, लेकिन तारीफ सुनने का अमल रूहानी हैसियत का हामिल नहीं हो सकता। यह खुद को एहसास से तहफ़्फ़ुज़ दिलाने का एक बहाना है। तारीफ सुनने वाला खुद को तहफ़्फ़ुज़ का झूठा एहसास दिलाकर तसल्ली हासिल करना चाहता है कि मैं अभी मौजूद हूँ, मैं फितरत की गोना गोनी में गुम नहीं हुआ। यह तो और भी अच्छी बात है कि एक इंसान को अपने होने का एहसास सताए, चाहे वो किसी तरह से भी हो। इसी को मार्फत नफ्स कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जानवर अपनी तारीफ सुनकर खुश नहीं हो सकते। ये एजाज़ सिर्फ बनी नौए इंसान के हिस्से में आया है। अलबत्ता ये बात आपकी दुरुस्त है कि तारीफ़ का सुनना एहसास तहफ़्फ़ुज़ को तस्कीन देता है और इस लिहाज से तारीफ़ अच्छी चीज़ नहीं है कि एहसास तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत ही क्यों पेश आए। इसका मतलब तो ये हुआ कि तारीफ़ सुनने वाला अपनी मौत से खौफज़दा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। सूफिया ने पहली मरतबा गुफ्तगू में हिस्सा लिया। तारीफ़ तकल्लुफ़ का दूसरा नाम है। जब दो इंसानों के दरमियान हर किस्म की दीवारें गिर जाती हैं और तकल्लुफ़ात बाकी नहीं रहते तो तारीफ़ का वजूद भी ख़त्म हो जाता है। वो एक दूसरे की तारीफ़ करते भी हैं तो इन्हें अच्छी नहीं लगती। मैं तो समझती हूँ कि तकल्लुफ़ इंसानी ज़ौक़ के लिए ज़हर कातिल है और तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा अलमबरदार समाज खुद होता है। तुम क्या कहना चाहती हो? क्या इंसान को तहजीब और समाज की ज़रूरत नहीं? कप्तान अल्फांसो ने अपनी बेटी को घूरते हुए कहा। शिराज कप्तान के अंदाज से बहुत महसूस हुआ। यूँ लगता था गोया इन बाप बेटी के दरमियान हर वक्त इसी तरह की बहसें चलती रहती हैं। सूफिया ने मज़ीद संजीदा होकर कहा, इंसान को इंसानियत की ज़रूरत है, सच्चाई की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है और सबसे बढ़कर इल्म की ज़रूरत है। लेकिन अभी तो इंसान पेट के मसाइल से छुटकारा हासिल नहीं कर पाया। हमारे अरबाब दानिश ईवानों में बैठकर सियासत के मोहरों से खेलते रहते हैं, लेकिन इन्हें यह कहाँ मालूम हो सकता है कि भूखे पेट सोने वाले बच्चे रात भर सो नहीं पाते। इनके वालिदैन हुस्न मलाल की दलदल में खोते खाते रहते हैं। साहूकार भी देखते हैं इंसानी होते हैं, लेकिन वो दूसरे इंसानों से रोटी छीन कर खुश होते हैं। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हासिल कर लेने की हवस गैर फितरी है। इस तरह मुआशरा बिगड़ जाता है, बनता नहीं है। हमने सैकड़ों तहजीबें, बीसों मज़ाहिब और हज़ारों समाज बदल लिए, लेकिन हम ज़मीन पर इंसान के मसाइल हल ना कर सके। अगर इसी का नाम तहजीब है तो फिर इंसान को इसकी कतई ज़रूरत नहीं। इससे तो बेहतर था इंसान जंगलों में ही रहता। सूफिया की बात इतनी साफ थी कि शिराज और कप्तान अल्फांसो दोनों खामोशी के साथ एक दूसरे की जानिब देखकर मुस्कुरा दिए। खाना खाने के बाद शिराज ने कप्तान अल्फांसो को मुखातिब करते हुए कहा, चचा जान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? कहो कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं हुकूमत का मुजरिम हूँ। मैंने सरदार डुगासा का कत्ल किया है। शिराज ने बगैर किसी तमहीद के अपने बारे में यकायक बता दिया। सूफिया और कप्तान बुरी तरह चौंके। दोनों बाप बेटे एक दूसरे की जानिब मायने खेज नज़रों से देखा। वो दोनों खामोश हो चुके थे। शिराज का दिल धक धक कर रहा था। वो सोच रहा था कि कप्तान अल्फांसो अभी उसके खिलाफ हो जाएगा, उसे घर से निकाल देगा। लेकिन थोड़ी देर बाद शिराज की खुशी की इंतहा न रही जब अल्फांसो ने कहा, अच्छा तो तुम हो जिसने डुगासा जैसे नापाक इंसान को ख़त्म किया है। तुमने बहुत अच्छा किया। जिस दिन डुगासा कत्ल हुआ था मैंने सूफे से कहा था कि जिस किसी ने भी इस बदफितरत साहूकार का खात्मा किया है वो ज़रूर कोई अच्छा इंसान है। मैं डुगासा को गुज़श्ता 20 साल से जानता हूँ। उसका तमाम धन काला है। अब मेरी नज़र में तुम्हारी कदर और ज़्यादा हो गई है। शिराज, मैंने अपनी ज़िंदगी में सूद से ज़्यादा जुल्म कोई नहीं देखा। ये इंसानियत का सबसे गलीज़ पहलू है।
इसके मुकाबले में गुलामी, बुज़दिली, कत्ल, खूरेजी, लड़ाई झगड़ा सब चीज़ें हीच हैं। तुमने बहुत अच्छा किया। तुम घबराओ मत, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम मेरे घर में महफूज हो। अब मुझे तुम्हारी कहानी से दिलचस्पी पैदा हो गई है। मैं चाहूँगा कि तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो। शिराज की तवक्को के बरक्स कप्तान अल्फांसो ने शिराज को बुरा भला कहने के बजाय डुगासा के कत्ल की वजह से सराहा था। यह शिराज के लिए बेपना खुशी की बात थी। सूफे के चेहरे पर भी खुशी और मुसर्रत के रंग थे। चुनांचे शिराज ने एक तवील सांस ली और अपनी आप बीती कप्तान अल्फांसो उस सूफे के सामने बयान करना शुरू कर दी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, शिराज की ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।